सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा साप्ताहिक प्रोग्राम टू द पॉइंट विद आनंद वर्धन। आनंद, मैं आज सीधे आपसे सवाल से शुरू कर रहा हूँ कि क्या हमारी संसद एक क्या अखाड़ा सी बन गई है एक दूसरे को बदनाम करने के लिए या नफरत फैलाने के लिए। मैं शुरू करूंगा धनखड़ जी के साथ। पिछले हफ्ते भी इन पर बात हुई थी, बट इनकी और खड़गे जी के बीच में जो तू-तू मैं-मैं हुई है और इन्होंने कहा है कि मैं किसान का बेटा हूँ और आप किसानों को इंसल्ट कर रहे हो। अब ये हम सब जानते हैं कि बीजेपी किसानों को कितना मानती है। तो उधर खड़गे जी अपने को दलित बोल रहे हैं, तो दलित वर्सेस किसान और फिर कुछ इसमें निकला नहीं और बाद में राज्यसभा स्थगित कर दी गई। मतलब बात वही है कि मैं खेलूँगा नहीं तो मैं अपना बैट लेके भाग जाऊँगा। ये बैट लेके ही नहीं भागे धनखड़ जी, ये मैदान भी बंद करके भाग गए हैं। तो ये हो क्या रहा है इन सब के बीच में? आनंद। अजय, ये तो बहुत मतलब जो मैं जैसे देख रहा हूँ कि अब जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और खास करके सभापति जो बोलते हैं ना, चेयरमैन ऑफ बोथ द हाउसेस, जो उसको जिनका बेसिक काम ये होता था तक कि निष्पक्ष रह के हाउस को चलाएं, वो लोग अब पार्टी हो गए हैं। और वो लोग, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि वो एक पार्टी विशेष से चुन के आते हैं उस पार्टी विशेष, लेकिन हमारी अभी तक की परंपरा में रही है कि थोड़ा बहुत कभी कभी बायसनेस दिखाई दे जाती थी, लेकिन बाय एंड लार्ज, आई विल से बाय एंड लार्ज, हालांकि वेंकैया नायडू भी इतने सहृदय नहीं थे, वो भी अपनी बायसेस काफी खुलेआम दिखाते थे। लेकिन 2014 से पहले, कम से कम ये कहा जा सकता है कि 2014 से पहले जो भी इस पद पे बैठता था वो आ, कम से कम उस समय तो अनबायस दिखता था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बीजेपी के ही एक वाइस प्रेसिडेंट थे जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थे, भैरव सिंह शेखावत, स्टालवर्ट बीजेपी के, और बीजेपी को राजस्थान में स्टैब्लिश करने वाले भैरव सिंह शेखावत, वो भी जब वाइस प्रेसिडेंट बने और सभापति की, राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पे बैठे, उनके पूरे उसमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उनमें पार्शियलिटी नजर आई हो। ठीक है, वो थोड़ा बाकी डिस्क्रिशनरी कुछ है तो उसमें सीट के उसमें उन्होंने कहीं कर दिया, फेवर कर दिया, अदरवाइज नो, ही वाज इम्पार्शियल। तो ये परंपरा रही है। अब ऐसे में एक धनखड़ जी आए हैं जो इसलिए आए हैं क्योंकि वो उनको लाने का कारण क्या, उनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यह है कि उन्होंने ममता बनर्जी को बंगाल में रह के नाक में दम कर दिया था ना। ये उनका सबसे बड़ा फेदर इन द कैप है और इसीलिए वो यहाँ लाए गए कि ये तो बड़ा अच्छे व्यक्ति हैं जो वहां सरकारी नहीं चलाने देते हैं, खूब तंग करते हैं, तो इनको यहाँ ले आओ। ये इनकी कुल जमा क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पे आके धनखड़ जी मालूम नहीं क्यों वो मतलब अपने को ज्यादा प्रूव करने के लिए कि मैं बहुत खास हूं, कुछ लोगों का मानना है कि वो उनको प्रेसिडेंट बनना है, इस देश का राष्ट्रपति बनना है, इसलिए वो बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं तो बीजेपी और आरएसएस की लाइन को टो करता हूं। मतलब मुझे सुन के हंसी आती है जब धनखड़ जी ये कहते हैं कि मैं तो आरएसएस का एकलव्य हूं, बचपन से मैं एकलव्य था और बचपन से मैं आरएसएस की वो। तो इसका मतलब आप जिनके साथ थे उनको धोखा देते थे। आप तो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ रहे, आप तो कांग्रेस के उसमें थे, जो कांग्रेस बिल्कुल आरएसएस के से उसकी कोई लेना देना नहीं। फिर आप चौधरी देवी लाल के साथ रहे। दोनों संस्थाएं ऐसी, दोनों जगह ऐसी थी जहां पे आरएसएस का कोई काम नहीं था। तो अगर आप एकलव्य थे और बचपन से थे तो आप इन दो, कांग्रेस पार्टी को और चौधरी देवीलाल को, तो आपने ठीक से धोखा दिया है। तो मतलब मैंने जितना हिस्ट्री पढ़ी है, जितना है कि एकलव्य ने धोखा तो नहीं दिया था, बाकी उसने कुछ भी किया हो लेकिन धोखा तो नहीं दिया था। तो ये कौन से एकलव्य हैं? तो मेरे हिसाब से मॉडर्न एकलव्य जो है वो धोखा देता है। तो अब जो जो धनखड़ जी ने जो स्तर कर दिया और जिस तरह से वो इंटरवीन करते हैं, मुझे ऐसा लगा था, मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी राय ये थी कि जब उनके ऊपर ऑपोजिशन ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने की एप्लीकेशन दी, तो उसके बाद धनखड़ जी जो लीस्ट, जो सबसे कम कर सकते हैं, कम से कम वो सदन की कार्रवाई के में एज चेयरमैन नहीं बैठेंगे। क्योंकि भाई कहा तो आप ही के लिए जा रहा है ना कि आप बायस्ड हैं, आप इस तरह से चला रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुन, और आप ही फिर वहां बैठ के अपने निर्णय सुनाने लगे। अब आप ये बताइए, वो बोले कुछ भी, वो जो लेटर दिए कई दिन हो गए हैं, उस पर कोई निर्णय तो आया नहीं है।
तो धनखड़ जी का जो बीजेपी और सरकार के प्रति जो रवैया है वो बहुत स्पष्ट है कि वो सरकार के लिए बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। और मुझे लगता है कि जो खड़गे जी ने कहा, खड़गे जी ने यही नहीं कहा था। खड़गे जी उस दिन जब धनखड़ जी बार बार कि पद की मर्यादा, पद की मर्यादा, कुर्सी की मर्यादा, अरे भाई कुर्सी की मर्यादा में उस व्यक्ति की भी मर्यादा होनी चाहिए, केवल कुर्सी की मर्यादा थोड़ी होती है। तो कुर्सी की मर्यादा, कुर्सी की मर्यादा, और आप इज्जत दीजिए और रिस्पेक्ट दीजिए। तो उसमें खड़गे ने ठीक कहा। खड़गे जी ने कहा कि आप ये दो है, आप खुद एक्सपेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट दीजिए, और मुझे बेइज्जत करते हैं। उसी तरह से ये जो नरेंद्र मोदी की एक कोशिश होती है वो ये इन लोगों की कोशिश है कि साहब मैं तो बड़ा बेचारा, मुझे इतनी गाली दी जाती थी, तो मुझे 72 की 76 उन्होंने गिनती बताई थी कि इतनी गाली दी गई है। प्रियंका गांधी ने आके दूसरे दिन ये बताया कि नहीं, आपको तो 76 गाली दी गई है, हमें आपने जितनी गाली दी है तो कम से कम 5-7-10 किताबें भर जाएंगे, उसमें वॉल्यूम्स में आप गाली दिए हैं। तो उसी तरह का मेरे ख्याल में धनखड़ जी भी जब ये रोते हैं कि मैं सन ऑफ द फार्मर हूं और मेरी बेइज्जती, आप एक दिन भी कहीं आप लगे कि सन ऑफ द फार्मर है? आपकी वेशभूषा, आपका पहनावा, आपने उनके साथ खड़े, आप क्या शंभू बॉर्डर में जब किसान शहीद हो रहे थे तो आप क्या जाके उनके साथ खड़े हुए? आपने कभी कुछ बोला? तो इसलिए मुझे ये लगता है कि खड़गे जी क्या करते, खड़गे जी ने कहा कि अगर आपको इज्जत चाहिए तो इज्जत देना सीखिए। तो भाई खड़गे जी तो दलित बैकग्राउंड से आते ही आते हैं। खड़गे जी ने वो सब सफर किया है भाई। आजादी का जब पार्टीशन हुआ था तो उनके परिवार के लोग जला दिए गए थे, तो उन्होंने वो सब सहा है। लेकिन यहाँ पे कोरी सिंपैथी लेने के लिए धनखड़ जी इस तरह की बातें कर रहे हैं जो मुझे लगता है उनके पद की जो बहुत बड़ा पद है, मतलब पद की के हिसाब से इस तरह की छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जी 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 आनंद, आई मीन इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, मेरे को आज तक लगता नहीं है कोई भी राज्यसभा चेयरमैन या लोकसभा अध्यक्ष इस लेवल तक नीचे गिर के या उनके वहां पे बर्ताव रहा हो। आपने कईयों का जिक्र किया, एक सोमनाथ चटर्जी भी थे लोकसभा के अध्यक्ष जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी जब वो अध्यक्ष बने थे। तो अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ आज की, जो काफी दिन से ये चर्चा में चल रहा है। द क्वेश्चन स्टेट इज इंडिया ब्लॉक क्रम्बलिंग? अब जो कुछ हरियाणा में हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र में जो परफॉर्मेंस रहा इंडिया गठबंधन का, तो एक तो ये नेचुरल होता है कि जब आप हार जाते हैं इलेक्शन तो आप थोड़ा बैकफुट पर आ जाते हैं। लेकिन कुछ इंडिकेशन इधर कुछ ऐसे आ रहे हैं जैसे कि कांग्रेस भी अपने को रीग्रुप नहीं कर पाई है आफ्टर व्हाट हैपेंड इन महाराष्ट्र। मैं एक दो स्लाइड आपको दिखा देता हूं कि जो चर्चा आजकल प्रेस में चल रही है। एक तो ये खबर आई है अभी कल की है, ये 15 दिसंबर की, और के उद्धव ठाकरे की घर वापसी हो सकती है। इसमें कितना सच है या झूठ है ये नहीं आया है, बट ये चीजें आने लगी हैं पब्लिक में। आम आदमी पार्टी जैसा जानते हैं कि वो दिल्ली इलेक्शन में अकेले ही लड़ रही है और ये पहले भी कह चुके थे, लेकिन बीच में ये कुछ होने लगा था कि शायद कांग्रेस के साथ मिलकर वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन 2 दिन पहले फिर से ये क्लैरिफिकेशन आ गया कि अब हम अकेले ही लड़ने जा रहे हैं। तो दिल्ली इलेक्शन में भी कांग्रेस को कितना फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लियर है कि वो अकेले ही जाएगी। और फिर कल एक और कमेंट आया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, इनकी पार्टी इंडिया गठबंधन में हमेशा से है और कांग्रेस के ये साथ ही रहे। इन्होंने भी एक टिप्पणी ये कर दी कि अगर आपको ईवीएम अच्छी नहीं लगती है तो यू कांट बी सिलेक्टिव इन दैट। और लास्ट में ममता बनर्जी, ये न्यूज आ रही है कि अब वो इंडिया ब्लॉक लीड करेंगी, लेकिन इस पे अभी कोई फैसला नहीं आया है। तो ओवरऑल इस तरह की बातें उड़ रही हैं। डेफिनेटिव नथिंग हैज हैपेंड, बट देन स्टिल देयर इज सम टॉक गोइंग ऑन। आपका क्या विचार है इस बारे में? अजय, पहली चीज तो मैं एक थोड़ा मेरे हिसाब से जो जैसे मैं देख रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो यूपीए या इंडिया गठबंधन का हरदम से नहीं रहा है।
वो एनडीए के साथ मिलके बीजेपी के साथ वो मंत्री भी रहे और उन्होंने सरकार भी चलाई है केंद्र में। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि वो थ्रू आउट उनका एक पोस्टर रहा है। वो एक ही कांग्रेस के अलावा एक ही पार्टी है जो थ्रू आउट भाजपा के जो कम्युनल पॉलिटिक्स उसके अगेंस्ट है, उसका नाम है आरजेडी। आरजेडी को छोड़ के इस देश की कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कह सकती कि मैं उनके साथ नहीं था। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा जो आपका कहना है कि इस समय आम आदमी पार्टी की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की बात कर लें, तृणमूल की बात कर लें, कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि द पार्टी इज ओवर। द पार्टी इज ओवर मतलब पार्टी खत्म हो गई, अब सब लोग घर जाइए, अब अगले 2029 में फिर मुलाकात होगी तो देखा जाएगा क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन मेरी जो समझ है इसमें से बारिंग मतलब मैं एक एक सिलसिलेवार दे दूं, बारिंग तृणमूल बाकी सबकी थोड़ा ये समझ है कि अगर इफ वी गो विथ कांग्रेस तो द स्ट्राइक रेट विल बी हायर एंड नंबर ऑफ सीट्स भी हम इंप्रूव कर लेंगे। नाउ इफ वी डोंट गो विथ कांग्रेस तो बहुत से ऐसे वोटर आपको के पास नहीं आएंगे। उद्धव ठाकरे की बात जो मेरी जो समझ है, उद्धव ठाकरे महायुति या एनडीए मां के करेंगे क्या? उद्धव ठाकरे से भाई अब वहां तो शिंदे जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं ही। अगर बीजेपी को उनको मुख्यमंत्री के लिए तैयारी होती तो बीजेपी तो उसी समय बना दी होती जब 2019 का इलेक्शन हुआ था और ये सब झंझट ही नहीं होता, वो तो ये सारा मामला इसी पे अटक गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे के पास अभी कोई हाल फिलहाल कोई ऐसा रास्ता है कि वो फिर से वापस में इंडिया आ जाए। उनको फॉर कीपिंग हिमसेल्फ रेलेवेंट इन महाराष्ट्र, उनको बीजेपी के विरोध की ही राजनीति करनी और उसमें अभी वो इंडिया गठबंधन के साथ कंफर्टेबल है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग है। अब उत्तर प्रदेश में ले लें, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ होता तो इसमें मुझे कहने में कोई वो नहीं कि 37 सीट फिर समाजवादी पार्टी की नहीं आती, उनकी सीटें का नंबर घटता। तो कांग्रेस एक काम तो है कि कांग्रेस संगठन में बहुत ही खराब है, मतलब कांग्रेस ना वो उसकी अपनी स्टाइल है ना, वो सुन रही है ना चेत रही है ना जग रही है, लेकिन संगठन के तो बुरे हाल है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि कांग्रेस जब आती है तो अपने साथ वो इस समय प्रेजेंट माहौल में माहौल बनाने का काम और काफी लोग मतलब वोटर्स को भी इधर लुभाने का काम करते हैं, जो अदरवाइज शायद समाजवादी पार्टी के साथ जाने में उसको थोड़ी दिक्कत हो। अजय, मैं फिर से आनंद आ रहा हूं पार्लियामेंट के ऊपर। पिछले 1-2 दिन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल 75 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसकी जो डिबेट हुई है, थोड़ा आपसे इस पर कमेंट जरूर चाहूंगा। प्रियंका गांधी की जो पहली स्पीच पार्लियामेंट में हुई, ये स्पीच मैंने सुनी और चाहे उनका स्टाइल उतना आक्रामक नहीं है, बट वो बहुत कुछ कह गई। और एक चीज कहीं पे शायद मोदी जी को ये चुभ गई कि अगर आपका पिछले इलेक्शन में आप जो स्क्रैप थ्रू किए हैं, वो स्क्रैप थ्रू वर्ड उन्होंने जो यूज किया, उससे उन्हें बड़ी परेशानी और कि आप हमारा संविधान बदल देते। तो प्रियंका गांधी के परफॉर्मेंस इन पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ डू यू फाइंड इट आनंद? नहीं मैं दो तीन उसको बात, क्योंकि कई बार इस पे बात हो चुकी है, मैं फिर से उसको दोहरा दूं। प्रियंका गांधी का बहुत सधा हुआ भाषण था। प्रियंका गांधी को जो क्राफ्ट चाहिए, जो यू नीड अ क्राफ्ट फॉर डिलीवरिंग दीज लेक्चर्स, वो क्राफ्ट आता है। प्रियंका गांधी की भाषा पे कमांड है। प्रियंका गांधी कभी भी भाषण में उत्तेजित नहीं होती हैं, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है भाषण की। जहां तक उस दिन का प्रियंका गांधी भाषण का था, उन्होंने बहुत सी चीजें समेटी हैं, उसमें गागर में सागर भरने की कोशिश की है। मैं 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल दे दूं। उन्होंने जब बात उन्नाव की रेप पीड़िता की उन्होंने ने बात आगरा में जो वाल्मीकि थाने के अंदर उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा था और उसको फिर पीट पीट के मार डाला गया, उसकी बात की उन्होंने। संभल की बात की। अब ये सब लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन है विच इज स्टेयरिंग ऑन बीजेपी गवर्नमेंट कि भाई ये हो रहा है,
मतलब एक आदमी जो सफाई कर्मी है उसको थाने में चोरी के शक में पीट के लोग मार डाल रहे हैं। एक तो वो उन्होंने बिल्कुल इश्यूज को ठीक किया, बताया कि आप यू पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंट टू रन अ गवर्नमेंट। दूसरा, उन्होंने उन सारे लोगों को छू लिया, दलित को छू लिया, अल्पसंख्यक को छू लिया, सब छू लिया। तो वो उन्होंने सारी चीजें को कवर भी करती गई। तो एक तो ये, दूसरा उन्होंने बहुत बेबाकी से, वो तो अडानी का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन जब कांग्रेस उधर से हल्ला मचा ट्रेजरी बेंच से अडानी अडानी की कुछ बात हुई तो उन्होंने अडानी का नाम भी लिया और दमखम के साथ लिया, और उन्होंने कहा कि अडानी के से लड़ना बहुत आसान चीज नहीं है। तो कुल ले देके प्रियंका गांधी ने सारे इश्यूज को छोड़ा। और एक मुझे लगता है कि एक थोड़ा अनजस्ट कंपैरिजन हर जगह हो रहा है कि भाई राहुल गांधी उसमें है और मेरे बहुत से दोस्त हैं, अब देखिएगा यही बस हो जाएंगे, यही लीडर हो जाएंगी और इंदिरा गांधी हो जाएंगे। कोई कह रहा है 2 साल में ये कांग्रेस को टेक ओवर कर लेंगे, कोई 5 साल बता रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी व्यक्तिगत राय है अजय, कंटेंट के मामले में, कमिटमेंट के मामले में, जिद के मामले में राहुल गांधी के पास 0 टॉलरेंस है। वो जो सही है उसके साथ खड़े हैं, उससे वोट का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, वो नहीं देख रहे हैं। बहुत दिनों बाद इस तरह का कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ा है। उनको ये समझ में आता है कि ये देश संविधान से चलेगा तो संविधान रखते हैं, और ये समझ में आता है कि देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा तो मनुस्मृति भी लाने की हिम्मत करते हैं। बहुत से हिंदू लोगों को था कि भाई मनुस्मृति लाने की क्या जरूरत थी, वो ये प्रूव कर रहे थे कि आई एम कमिटेड टू इट, और वो केवल वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो एक लार्जर इशू को एड्रेस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी इनसाइड पार्लियामेंट विल बी ट्रेमेंडस। उनसे लोग घबराएंगे, उनसे कि भाई क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इनका वक्तव्य बहुत तीखा होगा। एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, एज फार एज द इलेक्शंस आर कंसर्न, पार्टीज कंसर्न हो, उसके लिए राहुल गांधी इज कट फॉर दैट, बिकॉज राहुल गांधी का कमिटमेंट लेवल और ईमानदारी दैट इज बियॉन्ड, मतलब उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो मुझे मैं ये मान रहा हूं कि ये अच्छी जोड़ी मिल गई है, और प्रियंका गांधी अभी आने वाले दिनों में और भी अच्छे भाषण से हमको आपका दिल जीत लेंगे। अजय जी आनंद, अब मैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, बगैर मोदी जी के चर्चा नहीं खत्म हो सकती कि उनकी परफॉर्मेंस जो पार्लियामेंट में रही है, ये मैंने कुछ 10-12 पॉइंट्स निकाले हैं, मैं सब यहाँ नहीं पढ़ूंगा। एक चीज मैं जरूर यहाँ पढ़ रहा हूँ जो आज सुबह फेसबुक पर यहाँ हैदराबाद में मोहन गुरु स्वामी जी ने उनके भाषण पर ये लिखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। I have never thought of Modi as an orator and have considered him mostly as a rabble rouser or sometimes a demagogue. Nehru or Vajpayee were orators who could move the people with their essential honesty, logic, and lucidity. Modi arouses the people with his untruths and distortion. मेरे ख्याल से इससे बेटर डिस्क्रिप्शन नहीं है मोदी जी का जो इस बार भाषण हुआ है। हर बार उनका स्तर गिरता जा रहा है। ये पॉइंट्स हैं, पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हर चीज ये पहले से मोदी जी बोलते रहे हैं, लेकिन इनका बोलने का तरीका बहुत ही नीचे स्तर पर चला गया था। तो मोदी जी मतलब क्या चाहते हैं और किधर जा रहे हैं, ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा आनंद। अजय अजय अगर आपने देखा होगा तो मोदी जी को, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ये कहते हैं उनका स्तर नीचे चला गया है, उनका स्तर ही ये है। लेट अस बी वेरी क्रिटिकल ऑन दैट, दैट इज हिज लेवल इज, और उसमें उनको नहीं दोष देना चाहिए। वो जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस, और देखिए जो इस तरह की गपबाजी करेगा, जो उनकी किताब आई है मगरमच्छ को पकड़ लेते थे फला, तो जो इस तरह की कुछ सपनों में जीता है, उसका स्तर क्या होगा? वो इसी तरह की बातें करेगा। वो उसको लगता है कि दूसरे को गाली दे देने से दूसरा, ये भी फैक्ट है, हम और आप भी जानते हैं कि स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी जो व्यक्ति बहुत गाली गलौज करता था, आदमी उससे अवॉइड करता था, यार इसके साथ क्या जाओ, फिर वो गाली इसको वही आता है, ये कोई आपसे बौद्धिक बात तो करेगा नहीं। तो मोदी जी को जो आता है वही वो कर रहे हैं। तो मोदी जी को इसके सिवा और कुछ आता नहीं है। उनको तो छीटाकशी, गाली गलौज, क्या मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, यही सब बातें उनको आती हैं। अब उनका एक लिमिटेड भक्त लोगों का
समूह है जिनको लगता है वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, उसी में वो ताली बजाते रहते हैं, तो मोदी जी और उसको करते रहते हैं। लेकिन मोदी जी को देर सवेर मेरे ख्याल में उनको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि उनको किस पे बोलना है। उनको मणिपुर पे आप कब तक मुंह चुराएंगे, क्योंकि आप जितना मणिपुर पे मुंह चुरा रहे हैं उतनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आप संभल जैसी चीजों पे कब तक मुंह चुराएंगे। आप हो सकता है वोट की दृष्टि से आपको लगता हो कि नहीं मैं तो इसमें सारे वोट ले लूंगा, लेकिन किसी भी जगह पे, हमारे आपके घर पे, मुझे ठीक से याद है, मैं एक आपको छोटा किस्सा बताऊं। भाई हम लोग मेरे पिताजी खेती करते थे, गांव से आते थे, तो कभी कभी कोई गांव से आया या हुआ तो मुंह से जो आज की भाषा में बोला जाता है कुछ गाली जैसी चीज निकल जाती थी। और कोई गाली ऐसी मोटी भद्दी वाली नहीं, अरे कोई जो गाली है। हमारी माता जी को इस पे इतना रिसेंटमेंट था, इतना रिसेंटमेंट था भाई। अच्छा वो गाली निकल जाती थी घर के बाहर नौकर चाकर में, कोई ये नहीं कि घर में, मतलब किसी बातचीत में, किसी के रेफरेंस में, किसी के लिए उस तरह का उद्बोधन निकल जाता था। हमारी माँ को इससे बहुत दिक्कत थी जी। और पिताजी भी उसको स्टैंड करते थे। या घर में हम लोग भी, भाई कब स्कूल में कॉलेज में अगर कभी कोई गाली गलौज कर दिया तो हम लोग की हिम्मत तो थी नहीं, हमारे आप हम सब लोगों की, कि वो घर में गाली गलौज करें। गाली बिल्कुल देते थे। मोदी जी को ये लगता है कि वाह मैंने जो गाली दी उसमें क्या चित्त कर दिया, तो दूसरा वाला भी ताली बजाता वाह मोदी जी वाह मोदी जी। तो वो मुझे लग रहा है कि ये जो भी मोदी जी के इस तरह के वक्तव्यों में ताली बजाने वाले लोग हैं, वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं मोदी जी की भाषा के लिए। क्योंकि मोदी जी को अब ये लगने लगा है कि मेरी जो भाषा है, और खास करके जब जो गाली गलौज वाली भाषा है, वो बड़ी इफेक्टिव है और लोग इससे बड़े प्रभावित होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी जी आनंद, वेल डिफरेंस यही है कि एक आम नागरिक गाली दे और देश का प्रधानमंत्री ये भाषा यूज करे, तो वो फर्क तो है ही। और कहीं ना कहीं लोग अब मोदी जी से ऊबते जा रहे हैं, मतलब उनके भक्त भी अब ऑल लिमिट्स हैव बीन क्रॉस। तो मतलब ये ज्यादा दिन अब मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर भी अब ज्यादा दिन के लिए रहेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आनंद, फॉर योर टाइम। अगले हफ्ते फिर चलिए, मिलेंगे। राइट। थैंक यू सो नमस्कार। मच, थैंक यू अजय, थैंक थैंक